Hello everyone, welcome again to online session of Monero classes. I'm Dr. Dinesh Kumar and I will take today's The Hindu News Analysis session. Today is 9th August 2024 and I will discuss the important news of today's newspaper. So now we come to the first news and our first news is यूनुस led बांग्लादेश इंटरिम गवर्नमेंट sworn in. मीन्स अब देखिए क्या है कि बांग्लादेश में एक इंटरिम गवर्नमेंट बनी है और इसमें 17 मेंबर हैं इंटरिम गवर्नमेंट के, जो कि क्या है कि उस अब बांग्लादेश की सरकार को गवर्न करेंगे और इसमें इसको लीड कर रहे हैं मिस्टर मोहम्मद यूनुस एंड ही इज़ द नोबल ल्यूरेट. तो ये इंपॉर्टेंट है. तो इनकी मिनिस्ट्री में 17 मेंबर्स होंगे जो कि बांग्लादेश में इंटरिम गवर्नमेंट को बनाएंगे. अब यहाँ पर दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि प्रेसिडेंट मोहम्मद शहाबुद्दीन ने इनको शपथ दिलाई है, मिस्टर मोहम्मद यूनुस को, और ही इज़ 84 ईयर्स ओल्ड. अब यहाँ पर ये जो गवर्नमेंट है ये एक टेम्परेरी गवर्नमेंट बनी है. जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बांग्लादेश में कुछ प्रॉब्लम चल रही है जिसकी वजह से वहाँ की जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना जी, उन्होंने भारत में शेल्टर ली है. अब वहाँ पर एक एनार्की हो रही है, लेकिन उस देश को दोबारा से स्टेबलाइज करने के लिए, दोबारा से प्रॉपर डेमोक्रेसी को रेस्टोर करने के लिए वहाँ पर अभी एक इंटरिम गवर्नमेंट बनी है और जिसके हेड हैं मिस्टर मोहम्मद यूनुस. Now we come to the next news. And this next news is Union government amends CAA guidelines on document to prove foreign origin. देखिए हमारी जो भारत सरकार है उसने जो CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है उससे संबंधित कुछ गाइडलाइंस जारी करी हैं और जो उससे संबंधित कुछ रूल्स थे उनको अमेंड किया है. अमेंड करके क्या किया है, उन रूल्स को थोड़ा सा और ज़्यादा लिबरल बना दिया है और ज़्यादा वाइड बना दिया गया है. कैसे बनाया गया है, देखिए पहले क्या था कि अगर कोई पर्सन पाकिस्तान से आ रहा है और अफ़गानिस्तान से आ रहा है तो उस पर्सन को क्या कुछ डॉक्यूमेंट इशू करने होते थे जो कि ये शो करते थे कि वो पर्सन वहाँ से है या उसकी रूट वहाँ से है. देखिए आप प्रीवियसली एप्लीकेंट सीकिंग सिटीजनशिप अंडर CAA वर रिक्वायर्ड टू सबमिट ए डॉक्यूमेंट फ्रॉम अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान. तो अगर कोई पर्सन अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भारत आ रहा है तो उसको ये शो करना होता था कि वो उसकी रूट्स वहीं पर है, मतलब उसका जन्म वहीं पर हुआ है या उसके फोर फादर्स का जन्म वहीं पर हुआ है. अब यहाँ पर क्या कर दिया है, गवर्नमेंट ने उसमें अमेंडमेंट करके एक वर्ड डाला है ETC. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अब जो हमारे गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं उनके पास ये डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो कुछ और डॉक्यूमेंट्स के आधार पर भी उस ऐसे पर्सन को भारत में सिटीजनशिप दी जा सकती है. अब यहाँ क्या कह रहा है ये, द CAA आल्सो परमिट लोकल प्रीस्ट और लोकली रेप्यूटेड कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस टू इशू मैंडेटरी सर्टिफिकेट्स सर्टिफाइंग दैट एप्लीकेंट्स फेथ. तो अब अगर किसी पर्सन के पास वो जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं, 9 डॉक्यूमेंट थे, वो नहीं हैं, तो यहाँ पर अगर कोई लोकल प्रिस्ट भी या कोई लोकल इंस्टीट्यूशन भी इस बात का सर्टिफिकेट देता है कि ये पर्सन इस फेथ को बिलोंग करता है, ये पर्सन इस रिलीजन को बिलोंग करता है, तो उसके आधार पर भी उस पर्सन को जो है वो CAA के अंदर भारत की सिटीजनशिप ले सकता है. अब देखिए सिटीजन गवर्नमेंट ने अपने स्टैंड को बिल्कुल क्लियर किया है कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स हैं इनका मेन पर्पज़ ये है लोगों को सिटीजनशिप लेने में फैसिलिटेट करना, और इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि किसी पर्सन की सिटीजनशिप को लेना या किसी पर्सन को सिटीजनशिप से डिनाई करना. तो गवर्नमेंट का ये स्टैंड क्लियर है, इसीलिए जो सिटीजनशिप लेने की रिक्वायरमेंट्स थी उसको और वाइडर कर दिया है और जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उनको और ज़्यादा डिस्क्रिशनरी पावर दी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस रूल का फ़ायदा उठा सकें. नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज़ और नेक्स्ट न्यूज़ है LG गिव नोट टू प्रोसिक्यूट IAS ऑफिसर फॉर फोर्जरी. अब देखिए यहाँ पर ये न्यूज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये किस रूल से गवर्न होता है इसको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ पर जो प्रेजेंट केस ये है कि जो हमारे दिल्ली के गवर्नर हैं LG हैं
मिस्टर वी.के. सक्सेना, उन्होंने एक IAS ऑफिसर हैं उदित प्रकाश राय, उनको प्रोसिक्यूट करने की क्या दे दी है, परमिशन दे दी है। परमिशन का मेन पर्पज ये है, इनके खिलाफ एलिगेशन ये है कि इन्होंने अपनी एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट्स APARS को क्या किया है, उस पर कुछ सेक्रेटरीज के फोर्ज्ड साइन किए हैं, फोर्ज साइन किए हैं। यानी कि देखिए क्या होता है, हर एक ऑफिसर की एक एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट होती है जो कि उसके सीनियर लोग उस पर साइन करते हैं, जो कि उसके बिहेवियर के बारे में, उसके कंडक्ट के बारे में, उसकी परफॉर्मेंस के बारे में सीनियर जो लोग होते हैं, सेक्रेटरी लोग, वो अपनी एक रिपोर्ट बनाते हैं और उस पर वो अपने सिग्नेचर करते हैं। उसी के आधार पर उसके प्रमोशंस डिपेंड करते हैं और बहुत सारे जैसे उसके बेनिफिट डिपेंड करते हैं। लेकिन यहाँ पर इस केस में ऐसा एलिगेशन है मिस्टर उदित प्रकाश के अगेंस्ट कि इन्होंने कुछ सेक्रेटरी जो हैं उनके सिग्नेचर को फोर्ज किया है, यानी कि धोखे से उनके सिग्नेचर मारे हैं या गलत सिग्नेचर मारे हैं। तो यहाँ पर उनके खिलाफ उन्होंने ये एक फोर्जरी का मामला कर दिया है। इसलिए जनरल रूल ये होता है कि जब कोई भी सिविल सर्वेंट है तो उसको डायरेक्टली प्रोसिक्यूट नहीं किया जाता, बल्कि उसको प्रोसिक्यूट करने से पहले, उसके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल केस करने से पहले सरकार की परमिशन लेनी होती है। तो ऐसा अगर आप देखेंगे तो हमारी जो ओल्ड CRPC है उसका सेक्शन 197 इस बात को कहता था। अब इसी मामले में इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो दिल्ली के LG हैं मिस्टर वी.के. सक्सेना, उनको प्रोसिक्यूट करने की उन्होंने परमिशन दे दी है। तो LG ने परमिशन दी है कि मिस्टर उदित प्रकाश राय को प्रोसिक्यूट किया जाता है बिकॉज ही हैज़ कमिटेड द ऑफेंस ऑफ फोर्जरी। अब हम आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। बिहार गवर्नमेंट मैंडेट रजिस्ट्रेशन ऑफ मठ्स, टेम्पल एंड ट्रस्ट। तो देखिए क्या है कि बिहार में बहुत सारे ऐसे टेम्पल हैं, मठ हैं और ऐसी ट्रस्ट हैं जिनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है। तो अब वो जो बहुत सारी प्रॉपर्टी है उनके पास, उस प्रॉपर्टी को प्रॉपरली रेगुलेट करने के लिए या उसमें कुछ इस तरह का ना हो, कोई इलीगल एक्टिविटीज़ ना हो, तो बिहार सरकार ने ये एक मैंडेटरी रूल बना दिया गया है कि जितने भी बिहार में मठ्स हैं, टेम्पल्स हैं या ट्रस्ट हैं, उन सबको रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है। अब रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी इसलिए है कि हो सकता है इन लोगों ने बिहार की जो गवर्नमेंट की ज़मीन है उस पर अवैध कब्जा इन लोगों का रहा हो, या ये लोग प्रॉपरली रिवेन्यू ना दे रहे हों, या ये हो सकता है कि ये लोग देखने के लिए मंदिर ट्रस्ट इस तरह की हों, या वहाँ पर कुछ और इलीगल एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जा रही हों। तो जब इनको रजिस्टर कर दिया जाएगा तो ये इनके जो ट्रांजैक्शंस है उसमें एक ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। और दूसरा पॉइंट ये होगा कि जो गवर्नमेंट को रिवेन्यू है, गवर्नमेंट को रिवेन्यू भी ज़्यादा बढ़ेगा। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने ये डिसीजन लिया है कि जो भी मंदिर, मठ और ट्रस्ट हैं उनको मैंडेटरीली रजिस्टर्ड कराना ज़रूरी है। अब देखेंगे यहाँ पर है द बिहार हिंदू रिलीजियस ट्रस्ट एक्ट 1950 mandate the registration of all public temple, mutts, धर्मशालाज एंड ट्रस्ट विद द BSBRT। तो एक बॉडी है जहां पर इनको अपना रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। तो ये पर्टिकुलर कानून है द बिहार हिंदू रिलीजियस ट्रस्ट एक्ट 1950। इसके अनुसार सभी की ये ड्यूटी है कि वो इस तरह से करें। अब देखिए, वैशाली डिस्ट्रिक्ट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ अनरजिस्टर्ड टेम्पल। अकेले वैशाली डिस्ट्रिक्ट में 438 टेम्पल हैं, फॉलोड बाय कैमूर में 307, वेस्ट चंपारण में 273 एंड अदर्स। तो इतने टेम्पल या इतने मठ हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए या इनको प्रॉपरली रेगुलेट करने के लिए बिहार गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि इन सबको अपना मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। नाउ है PM अर्जेस यूनिट्स टू एंश्योर प्रोटेक्शंस ऑफ माइनॉरिटी। तो जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने जो अभी वहाँ पर इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बने हैं मिस्टर मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में, उन्होंने उनसे अर्ज किया है कि उनके पार्ट पर ये ड्यूटी है कि वो जो बांग्लादेश में माइनॉरिटी के लोग हैं, हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं या और किसी भी कम्युनिटी या रिलीजन के लोग हैं जो कि वहाँ की पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से माइनॉरिटी में आते हैं, उनकी प्रोटेक्शन को वो एंश्योर करे। क्यों कि देखिए, आप सभी जानते हैं कि बिहार में वहाँ पर बांग्लादेश में
एनार्की हो रही है, और जब बांग्लादेश में एनार्की हो रही है तो वहाँ पर जनरली क्वेश्चन ये है कि वहाँ पर जो माइनॉरिटी में रहने वाले लोग हैं, हिंदू हैं या क्रिश्चियंस हैं, उनकी सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा खतरा है। और ऐसी वीडियोस भी हम लोग देख रहे हैं जहाँ पे उन लोगों को मारा जा रहा है, उनके घरों में लूटपाट की जा रही है। तो इसलिए हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उनसे बोला है कि आप हमारे देश के या जो भी माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं उनको प्रॉपर प्रोटेक्शन दो, क्योंकि ये उनकी एक ड्यूटी भी बनती है नेशनल लेवल पर भी और इंटरनेशनल लेवल पर भी। दूसरी बात ये है, द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इज इन कम्युनिकेशन विद द न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। तो हमारे देश की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है वो नए एडमिनिस्ट्रेशन से उसमें है, किसमें टच में है। पीएम मोदी एक्सप्रेसली होप फॉर ए रिटर्न ऑफ नॉर्मलसी इन बांग्लादेश। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम ऐसी आशा करते हैं कि बांग्लादेश में जल्दी ही सिचुएशन नॉर्मल होगी और वहाँ से दोबारा से जो है डेमोक्रेसी रेस्टोर होगी। वफ्द विल गोज टू जेपीसी आफ्टर एन एक्रिमोनियस डिबेट इन लोकसभा। देखिए क्या है कि अभी आप हमारे देश में एक नया बिल लागू हुआ है, मतलब इसको इंट्रोड्यूस किया गया है लोकसभा में, और बिल का नाम है द वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024। अब हमारे देश में पहले से ये कानून चल रहा है जिसका नाम है वक्फ एक्ट 1995। अब इसको अमेंडमेंट करने की आवश्यकता क्यों हुई? इसके अमेंडमेंट करने के पीछे कुछ रीज़न है। जैसे कि ये वक्फ बोर्ड है, इसके पास लाखों एकड़ ज़मीन है, ठीक है। आई थिंक अराउंड 8 या 9 लाख जो है प्रॉपर्टीज़ हैं इसके पास, ठीक है। और इस पर जो कब्जा है वो कुछ ही मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों का है। जैसे इसके जो प्रोविजंस अगर हम देखें तो वो प्रोविजंस ये हैं कि इसके जो भी पर्सन होंगे, चेयरपर्सन और जो अदर मेंबर्स हैं, वो पर्टिकुलरली मुस्लिम कम्युनिटी से ही बिलोंग करेंगे। और दूसरी कुछ बातें ये हैं कि अगर किसी प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड ये कहता है कि ये प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की है, तो उसके लिए वो प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की ही मान ली जाएगी और उसको आप उसके डिसीजन को आप कहीं भी चैलेंज नहीं कर सकते। तो इसको थोड़ा सा डेमोक्रेटिक रूप देने के लिए हमारी पार्लियामेंट ने और या हमारी सरकार ने ये सोचा कि इसको थोड़े से चेंज करने की आवश्यकता है। अब इसमें चेंजेस क्या किए गए हैं? चेंजेस इसमें ये किए गए हैं कि एक तो जो वक्फ बोर्ड है उसमें 2 मुस्लिम महिलाएं होंगी उसके मेंबर। दूसरा पॉइंट ये है कि उसमें 2 नॉन मुस्लिम लोगों को भी इंक्लूड किया जाएगा। और तीसरा पॉइंट ये है कि अब से पहले अगर किसी प्रॉपर्टी पर ये डिस्प्यूट होता था कि क्या ये प्रॉपर्टी किसी पर्सन की है या गवर्नमेंट की है या वक्फ बोर्ड की है, तो वक्फ ट्राइब्यूनल उस पर डिसीजन लेता था और उसका डिसीजन फाइनल होता था। लेकिन अब यहाँ पर उस जो वक्फ ट्राइब्यूनल है उसको रिप्लेस करेंगे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तो वक्फ ट्राइब्यूनल की जगह डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होंगे और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ये फाइनल डिसीजन लेंगे कि वेदर दिस प्रॉपर्टी और वेदर कंसर्न प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू द वक्फ बोर्ड और टू द गवर्नमेंट और टू एनी अदर पर्सन। अब इस पर कल हमारी लोकसभा में काफ़ी हंगामा हुआ, तो इस हंगामे को देखते हुए इस बिल को फिर से जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजा गया है। अब फिर से जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इस पे स्टडी करेगी और इसके जो भी पॉसिबल सॉल्यूशंस होंगे उसको देखा जाएगा। तो फिर से इसको कहाँ भेज दिया गया है? इसको इस बिल को जेपीसी में भेज दिया गया है। नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ है नो क्लिनिकल ट्रायल फॉर ड्रग्स अप्रूव्ड इन सेलेक्टेड नेशंस। तो ये कह रहा है हमारी सरकार ने ये डिसीजन लिया है कि अगर किसी ड्रग्स को यूएसए, यूके, जापान, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा और या यूरोपियन यूनियन ने अप्रूव कर दिया है तो उस ड्रग्स को भारत में भी अप्रूव किया माना जाएगा और उसके लिए भारत में सेपरेटली क्लिनिकल ट्रायल करने की आवश्यकता नहीं है। अब ऐसा डिसीजन क्यों लिया गया है? ऐसा इसलिए लिया गया है ताकि जो यूरोपियन कंट्रीज़ में या कंट्रीज़ लाइक यूएसए, यूके, जापान जैसे कंट्रीज़ में जो दवाई चल रही हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे देश में, उनकी एक्सेस होनी चाहिए और वो एक कम प्राइस पर हमारे देश के लोगों को अवेलेबल होने चाहिए। तो अब अगर हम इनका क्लिनिकल ट्रायल कराते हैं या और कोई ट्रायल कराते हैं या इन पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा देते हैं
तो ये स्टैंडर्ड मेडिसिन्स जो हैं वो हमारे देश के जो सिटीजन्स हैं, हमारे देश के जो बीमार लोग हैं, उनको अवेलेबल नहीं हो पाएंगी। तो कहीं ना कहीं ये हमारे देश का लॉस होगा। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने ये डिसीजन लिया है कि इन 5 ड्रग्स का कोई भी क्लिनिकल ट्रायल इंडिया में नहीं होगा और इनको इंडिया में फ्रीली सेल किया जा सकता है विदाउट एनी फर्दर क्लिनिकल ट्रायल। द वेवर विल अप्लाई टू 5 कैटेगरीज ऑफ न्यू ड्रग्स। पहला है रेयर डिसीजेज ड्रग्स, जेनी सेलुलर थेरेपी प्रोडक्ट्स and new drugs used in pandemic situations, drugs for special defenses purpose, drugs with significant therapeutic advances over the current standard of care। अब इसको जो हमारे देश में ड्रग्स हैं उसको एक अथॉरिटी रेगुलेट करती है, उसका नाम है द सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, CDSCO। इसने ये ऑर्डर इशू किया है और ये ऑर्डर जो किया है इसका रूल नंबर 101 है इस अथॉरिटी का, जिसके अंडर उसने ये ऑर्डर इशू किया है। और इस ऑर्डर के आधार पर अब ये जो 5 ड्रग्स जिसको हमने अभी डिस्कस किया, उन पर कोई भी फर्दर क्लिनिकल ट्रायल उनका भारत में करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उनको विदाउट क्लिनिकल ट्रायल ही बेचा जा सकता है। नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज। इजराइल रिवोक स्टेटस ऑफ नॉर्वेज एनवॉयस टू पैलेस्टीन। देखिए क्या है कि यहाँ पर इजराइल ने नॉर्वे के जो स्टेटस है उसको रिवोक कर दिया है। और क्यों ऐसा उसने किया है? क्योंकि जो ओस्लो का ऐसा कंटेंशन किसकी है? ऐसी कंटेंशन है इजराइल की। ओस्लो का एंटी इजराइल बिहेवियर रहा था ड्यूरिंग गाजा वार, ठीक है। अब इजराइल के इस डिसीजन से ना तो नॉर्वे खुश है और ना ही पैलेस्तीन खुश है। अब यहाँ पर क्या है कि जो नॉर्वे है वो पैलेस्तीन को कुछ तरह की हेल्प या कुछ सपोर्ट किया करता था, जिस सपोर्ट से इजराइल को लगा कि जो वो सपोर्ट कर रहे हैं पैलेस्तीन को तो ये उनके इंटरेस्ट के अगेंस्ट कर रहे हैं। अगर हम इसका थोड़ा सा एक वैसा पर्सपेक्टिव देखें, थोड़ा सा बैक जाते हैं, तो पिछले साल 7 अक्टूबर 2023 को हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इजराइल के अराउंड 1400 लोगों को मार गिराया था, जबकि उन लोगों का कोई भी फॉल्ट नहीं था। जब से ही ये वार इजराइल और पैलेस्तीन या इजराइल और हमास के बीच चली आ रही है और ये वार अभी भी जारी है। तो इसी में जो नॉर्वे है उसने उनको पैलेस्तीन को कुछ सपोर्ट किया। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए इजराइल ने उससे अपने रिलेशनशिप थोड़ा स्ट्रेंड कर दी और उसको जो स्टेटस दिया था उसको रिवोक कर लिया। अब अगर हम पैलेस्तीन या नॉर्वे की बात देखें तो उनका मानना यह है कि इजराइल का जो डिसीजन है ये गलत डिसीजन है और इससे जो पैलेस्तीन को जाने वाली हेल्प है वो कम हो जाएगी। नाउ वी कम टू नेक्स्ट, डीएनए प्रोफाइलिंग एंड इट्स वैल्यू इन एस्टैब्लिशिंग गिल्ट और इनोसेंस। देखिए जब कोई भी ऑफेंस होता है तो उसमें डीएनए जो एविडेंस होता है या डीएनए प्रोफाइलिंग की जो एविडेंस होती है उनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोल होता है। तो देखिए अगर कोई ऑफेंस हुआ है तो हम डीएनए प्रोफाइलिंग से इस बात का पता लगा लेते हैं कि क्या ये अपराध उसी पर्टिकुलर पर्सन ने किया है या नहीं किया है। अब लेकिन यहाँ पर इस न्यूज़ में ये कहा गया है कि जब कोई डीएनए प्रोफाइलिंग के बेसिस पर किसी एविडेंस को लिया जाता है तो वहाँ वो एविडेंस तो ऑब्वियसली एक साइंटिफिक होती है, लेकिन हम उस एविडेंस को केवल कंक्लूसिव नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? कि इसलिए नहीं मान सकते कि जब हम डीएनए सैंपलिंग लेते हैं तो हो सकता है सैंपलिंग के दौरान अगर प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं रही है, प्रॉपर केयर नहीं रही है, तो कहीं ना कहीं जो डीएनए प्रोफाइलिंग है उसका रिजल्ट डेविएट हो सकता है या हमको एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिल सकता। अब कानून ये कहता है कि अगर कोई पर्सन कोई अपराध करता है तो उसका गिल्ट बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट प्रूव होना चाहिए। अब अगर उस पर्सन का गिल्ट हम बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट प्रूव नहीं करते, मतलब प्रोसिक्यूशन या पुलिस उसका पर्सन का डाउट बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट प्रूव नहीं करती, तो बेनिफिट ऑफ डाउट हमेशा एक्यूज्ड को जाता है। अब अगर डीएनए प्रोफाइलिंग किसी पर्सन के अगेंस्ट डीएनए की ऐसे संबंधित एविडेंसेस हैं तो वो एक इम्पॉर्टेंट प्रूफ तो है, लेकिन उसी प्रूफ को हम सब कुछ नहीं मान सकते या केवल डीएनए के बेस्ड डीएनए पर जो एविडेंस बेसिस हैं उन एविडेंस के आधार पर ही किसी पर्सन को कन्विक्ट नहीं किया जा सकता और उनके आधार पर ही किसी पर्सन को एक्विट नहीं किया जा सकता, बल्कि डीएनए की एविडेंस के साथ साथ कुछ और सपोर्टिंग एविडेंस होना जरूरी है। सो डियर स्टूडेंट्स, आई हैव डिस्कस्ड ऑल द न्यूज़ ऑफ टुडेज न्यूज़पेपर।
I will come again with such news. Till then, thank you very much. Goodbye.